बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सब ग्रुप की डेफिनेशन, उसके कुछ टेस्ट्स के सब ग्रुप को कैसे चेक किया जा सकता है और उसकी एग्जांपल्स। और इन तीनों के साथ हम कुछ थ्योरम्स या रिजल्ट्स भी देख लेंगे जो कि सब ग्रुप के रिलेटेड हैं। तो सब ग्रुप से पहले हम ग्रुप को पढ़ चुके हैं, हम बिल्कुल जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन भी की थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी सॉल्व। तो आज हम करेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि ये सब ग्रुप का जो लफ्ज़ है ये एक बात हमें बताता है कि ये ग्रुप ही है। हम लेट करते हैं कि जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, और एच एक सबसेट है जी का, एच जी का सबसेट है। अगर एच भी ग्रुप बन जाता है जी के ऑपरेशन से तो देन हम कहते हैं कि एच, यानी इसमें क्या हो कि एच इज़ ग्रुप। एच भी ग्रुप बन जाए और वो बनेगा किसके रिस्पेक्ट से? स्टेरिक के रिस्पेक्ट से ही। जो ऑपरेशन जी पे होगा, जी ग्रुप जिस ऑपरेशन से ग्रुप बनेगा उसी ऑपरेशन से जी का सबसेट एच भी अगर ग्रुप बन जाए तो हम कहेंगे कि एच जी का सब ग्रुप है। और सब ग्रुप के लिए वही बात है कि जैसे ग्रुप 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो जो हमने जी का सबसेट लिया है वो भी वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि एच जी का सब ग्रुप बन गया। और इसी तरह से जितने भी जी के सबसेट बनेंगे उन सब को हम चेक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्रुप बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन जो सबसेट ग्रुप बन जाएंगे तो हम जी के सब ग्रुप कहेंगे। यानी वो ग्रुप तो है लेकिन सब है, यानी किसी ग्रुप का सब है, किसी ग्रुप से छोटा है, इसलिए उसको सब ग्रुप का नाम दिया गया। और सब ग्रुप के लिए सिंबल हम जो नंबर्स के लिए लेस और इक्वल वाली यूज़ होती है वो हम सब ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी देन वो हम लिखेंगे एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। और ये सिंबल जैसे लेस और इक्वल वाले हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, सब ग्रुप के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं। डेफिनेशन के बाद हम करेंगे टेस्ट्स। ये टेस्ट असल में सब ग्रुप को चेक करने के टेस्ट हैं। ये टेस्ट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि सब ग्रुप भी तो ग्रुप है तो उसको चेक करने के लिए हम ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेंगे, तो फिर ये टेस्ट किस लिए हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैथ में हम देखते हैं कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं किसी कॉन्सेप्ट की, उनको चेक करना एक लेंथी और मुश्किल काम होता है, लेकिन उस काम से बचने के लिए फिर मैथ में कुछ टेस्ट या क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं जो डेफिनेशन की दी हुई बात को ही शॉर्ट में चेक कर लेते हैं। असल तरीका तो यही है कि जो आप एच सबसेट लेते हैं जी का, अगर आप एच को जी का सब ग्रुप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें क्या एच ग्रुप बनता है या नहीं बनता। अगर ये बन जाएगा तो फिर ये सब ग्रुप हो जाएगा। 2 स्टेप टेस्ट, ये जो मैंने लिखा है क्राइटेरिया, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनेगा। यानी अगर कोई सेट एच है और आप उसको चेक करना चाहते हैं कि वो सब ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए 2 स्टेप ये हैं कि पहले आप देखें कि कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी एच से लें तो उन दोनों का प्रोडक्ट एच से बिलोंग करना चाहिए। एक बात होगी, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी बात यह है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी दूसरा काम ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये 2 बातें हो जाती हैं किसी सबसेट में तो वो ज़रूर सब ग्रुप बन जाएगा। टेस्ट में आप देखें कि हमारा काम शार्ट हो गया, हाफ हो गया। हम जानते हैं ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ हमें इस टेस्ट में सिर्फ 2 चेक करनी पड़ेंगी। एक क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली, इन्वर्सेस चौथी प्रॉपर्टी। इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं चेक करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह यह है, हम एच एक जी का ग्रुप का सबसेट लेते हैं तो फिर जब ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो वो उसके सबसेट में भी ज़रूर होती है, लेकिन इन दोनों का होना ज़रूरी नहीं होता, एसोसिएटिव होना ज़रूरी है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी जो आइडेंटिटी को छोड़ा है, वो इसलिए कि सेट लेना है तो ऑब्वियसली हम देख लेंगे कि उसमें आइडेंटिटी मौजूद है कि नहीं, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बल्कि लेते ही हम सबसेट ऐसा है कि जिसमें आइडेंटिटी मौजूद हो ताकि वो ग्रुप बन सके। अगर इसको हमने एडिशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 ए बी का प्रोडक्ट एच से बिलोंग कर रहा था, इस तरह से अब सम बिलोंग करना चाहिए अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट से देखते हैं। और जैसे
ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिलोंग कर रहा था, अब इसी तरह से ए का एडिटिव इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप चेक करना चाहेंगे तो आप ये वाली इस तरह फॉर्म लिखेंगे, और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना चाहेंगे तो आप सम और ये उसका हर एलिमेंट का नेगेटिव चेक करेंगे। तो ये तो था 2 स्टेप टेस्ट। उसके बाद है 1 स्टेप टेस्ट। 1 स्टेप में ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये जो 1 स्टेप टेस्ट है, ये इसमें असल में हमने ऐसा किया है कि 2 स्टेप के जो 2 काम थे, क्लोजर प्रॉपर्टी और इन्वर्सेस, उन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया एक ही स्टेप में। असल में काम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी चेक हो जाएंगी एक ही स्टेप में। तो 1 स्टेप कोई नया नहीं है, बल्कि ये 2 स्टेप की मॉडिफाइड फॉर्म है। जो 2 स्टेप की 2 प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को मिला के। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अब हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। असल में इसमें यही 2 होंगी, यानी अभी भी हम 2 प्रॉपर्टी चेक करें, लेकिन अब हम वो एक ही स्टेप में चेक कर लेंगे। वो इस तरह से कि ये ए मल्टीप्लाई बी है, तो इससे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब हम हर बी के लिए उसका इन्वर्स लेते जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आ जाएगा और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए 1 स्टेप जो है वो ये 2 स्टेप की मॉडिफाइड फॉर्म है, और हम इस तरह से भी सब ग्रुप को चेक कर सकते हैं, काम हमारा एक स्टेप पे आ जाएगा। 1 स्टेप टेस्ट को अगर हम एडिशन के लिए लिखना चाहें तो ऐसे बनेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, और ये एडिशन की फॉर्म ये बन जाएगी। वो इसलिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और इन्वर्स ए इन्वर्स होता है तो इन्वर्स हो गया। अब जब एडिशन में हम देखें तो एडिशन में ये ए प्लस बी बनना था, लेकिन अब बी को हमने माइनस लेना है तो इसलिए वो माइनस बी हो गया। थर्ड टेस्ट है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ये भी एक इजी टेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सब ग्रुप्स पे लगेगा, यानी जो फाइनाइट सबसेट्स होंगे। लेकिन जो पहला और दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा है ये फाइनाइट सबसेट्स पे भी लग सकता है और इनफाइनाइट पे भी लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ फाइनाइट सब ग्रुप्स पे लगेगा। जो फाइनाइट सेट लेंगे हम उन पे ही अप्लाई होगा, यानी एच के कोई 2 एलिमेंट्स के लिए उनका प्रोडक्ट एच से बिलोंग करे अगर मल्टीप्लिकेशन से देखना है, और उनका सम भी एच से बिलोंग करे अगर आपने उसको एडिशन से देखना है, तो फिर वो सब ग्रुप बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप वाली पहली प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन 2 स्टेप ने हमें सिर्फ कहा कि आप 2 प्रॉपर्टी चेक करें, और 1 स्टेप ने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, थोड़ा मज़ीद सिंपलीफाई हो गया काम। लेकिन फाइनाइट में प्रॉपर्टी ही एक बन गई कि सिर्फ और सिर्फ आप क्लोजर चेक कर लें, तो बाकी 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फाइनाइट सबसेट है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो ज़रूर बाकी तीनों को भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम देखते हैं कुछ सब ग्रुप्स की एग्जांपल्स। जैसा कि हम जानते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स ई, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी, ये पांचों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ई सबसेट होता है जेड का, और जेड सबसेट होता है क्यू का, और क्यू सबसेट होता है आर का, और आर सबसेट होता है सी का। तो इसका मतलब हुआ कि ई सब ग्रुप है जेड का, और जेड सब ग्रुप है क्यू का, और क्यू सब ग्रुप है आर का, और आर सब ग्रुप है सी का। तो इस तरह से ये बेसिक नंबर्स को हमने देख लिया कि ये सारे किस तरह से एक दूसरे का सब ग्रुप बन रहे हैं। और एक और बात कि जो सब ग्रुप का रिलेशन है, जैसे ये हमने सिंबल लिखी है, वो ट्रांसटिव होता है। ट्रांसटिव मीन कि ई सब ग्रुप है जेड का और जेड सब ग्रुप है क्यू का, तो इसका मतलब हुआ कि ई क्यू का भी सब ग्रुप है। तो इस तरीके से हम देखें तो ई आर का भी सब ग्रुप बनेगा और ई कॉम्प्लेक्स का भी सब ग्रुप बनेगा, और जेड पे लगाएं तो जेड आर का भी सब ग्रुप बनेगा और जेड सी का भी सब ग्रुप बनेगा, और अगर क्यू पे लगाएं तो क्यू आर का सब ग्रुप तो है, तो ये कॉम्प्लेक्स का सब ग्रुप भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये मिक्स होके एक दूसरे का
सब ग्रुप बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि हमें z नहीं बनता था, क्यू होता है, क्यू में से 0 माइनस करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन से ग्रुप बन जाता है। और ये सब सेट है r का, जब हम r में से माइनस कर लेते हैं 0 को। और ये सब सेट होता है c का, जब हम c में से 0 माइनस कर लेते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन से तीनों ग्रुप बनते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रैशनल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन r का सब ग्रुप हो गया, और r विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन c का सब ग्रुप हो गया। और फिर दोबारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से q c का भी सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि q r का सब ग्रुप है और r c का सब ग्रुप है, तो इसलिए q c का भी सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो बेसिक सेट्स थे इनको हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देख लिया कि कौन किसका सब ग्रुप है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया कि कौन किसका सब ग्रुप है। तो जितने भी ग्रुप की हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी उन सब को हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप किसका सबसेट है, इसलिए वो सब ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद जब हम स्पेसिफिक करते हैं रैशनल नंबर्स को, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लेते हैं, ये भी ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये सबसेट है r प्लस का, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है, जैसा कि हमने ग्रुप के लेक्चर में देखा। और q प्लस r प्लस का सबसेट है, तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सब ग्रुप बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कितनी एग्जांपल्स हो गई हैं बेसिक नंबर्स की ही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो सब ग्रुप बनते हैं। तो बाकी एग्जांपल देखने से पहले एक हम सिंपल सी बात करते हैं कि g का सबसेट g खुद भी तो होता है। तो इसका मतलब हुआ कि g का एक सब ग्रुप g खुद भी होता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और जो इसके अलावा बनेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर होंगे। सिंगलटन e है वो g का सबसेट है, और ये ऑलवेज ग्रुप होता है, बल्कि सबसे पहला सबसे छोटा ग्रुप आइडेंटिटी सिंगलटन से ही बनता है। तो इसलिए जो आइडेंटिटी सिंगलटन है वो g का ऑलवेज सब ग्रुप होता है, और इसको हम कहते हैं g का ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर हम कहते हैं कि h एक सब ग्रुप है लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है, और फिर वो g का सब ग्रुप, तो फिर वो होगा नॉन ट्रिवियल। जितने भी e के अलावा हैं वो सारे के सारे नॉन ट्रिवियल कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ g। तो इम्प्रॉपर भी एक है g का, और ट्रिवियल भी एक है, और बाकी सारे जो हैं नॉन ट्रिवियल है, और इधर से बाकी सारे हैं प्रॉपर। इसका मतलब हुआ कि हर ग्रुप के दो सब ग्रुप तो ज़रूर होते हैं, एक इम्प्रॉपर g और एक ट्रिवियल e आइडेंटिटी वाला, और बाकी हो ना हो ये दो ज़रूर होंगे। तो इस तरह से ये बात हो सकती है कि ग्रुप कम से कम कितने सब ग्रुप रख सकता है, तो हम कहेंगे दो रख सकता है, और ये एक जी खुद और एक आइडेंटिटी, बाकी उसके हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस और सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये तीनों जो फंक्शंस के सेट हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनते हैं। और अब हम देखते हैं कि एफ डबल डैश सब ग्रुप हो गया f का, और एफ डैश भी सब ग्रुप हो गया f का, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का भी सब सेट होता है फंक्शंस का सेट, और डिफरेंशिएबल का सेट भी फंक्शन सेट का सबसेट होता है। तो दो एग्जांपल्स हमारे लिए ये हो गई। उसके बाद हमने मैट्रिसेस के ग्रुप पढ़े थे, एक था SL स्पेशल लीनियर ग्रुप, और एक था GL जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप में मैट्रिसेस थे जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं था, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस थे, और वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता था। और इसी तरह से SL में स्पेशल लीनियर में वो मैट्रिसेस थे जिनका डिटरमिनेंट 1 होता है, तो ये GL का स्पेशल केस बन गया था, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो SL है वो सबसेट होता है GL का, तो इसलिए जो SL है वो सब ग्रुप बन जाएगा GL का। किसी ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट A लेते हैं नॉन आइडेंटिटी,
तो ए से अगर हम एक सेट जनरेट करते हैं ए की पावर्स लेके, जैसे कि हमने ए एलिमेंट के ऑर्डर में पढ़ा था कि हम उसकी पावर्स लेते जाते हैं और एन पावर तक जाके उसका ऑर्डर आ जाता है, तो ये जो सेट बनेगा ये जी का सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप बन जाता है और ये जी का सब ग्रुप होगा। इसी तरह से हम हर जी के लिए कोई ना कोई उसका एलिमेंट लेके उसका सब ग्रुप बना सकते हैं। तो इसको हम इसका साइक्लिक सब ग्रुप भी कहते हैं, वो हम साइक्लिक ग्रुप्स में पढ़ेंगे। अगर हम इसको एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिखा तो ये इस तरह से आ जाएगा, एन ए एन बिलोंग्स टू जेड। जैसे कि ऑर्डर में मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पे कुछ थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि अगर एच और के दो सब ग्रुप हों जी के, एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, तो देन उनका जो इंटरसेक्शन है एच इंटरसेक्शन के, वो भी सब ग्रुप होगा जी का ऑलवेज। और इसी तरह से अगर हम 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, जितने भी ले लें एन तक हम ले लेते हैं, तो उन सब का इंटरसेक्शन ज़रूर ऑलवेज जी का सब ग्रुप ही होगा। एक थ्योरम तो ये था। और यूनियन में इस तरह से है कि अगर एच और के सब ग्रुप हैं जी के, तो उनका यूनियन ऑलवेज सब ग्रुप नहीं होता। वो सब ग्रुप तब होगा अगर इफ़ H is subset of K और K is subset of H। यानी इसमें कंडीशन है उनका यूनियन तब सब ग्रुप बनेगा अगर H K का सबसेट हो या K H का सबसेट हो। और उसके बाद जैसे मैंने बता दिया कि अगर H सब ग्रुप है K का और K सब ग्रुप है H का G का, तो फिर इसका मतलब है कि H भी सब ग्रुप होगा G का। यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो रिलेशन है सब ग्रुप का, उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है सब ग्रुप्स की, अगर H सब ग्रुप है K का और K सब ग्रुप है G का, तो H भी G का सब ग्रुप होगा, जैसे मैंने पहले पिछले एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके दिखाया था। उसके बाद है इसी तरह से कि अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं G के और हम फाइंड करते हैं H K सेट, प्रोडक्ट सेट कह सकते हैं इसको, तो ये G का सब ग्रुप तब बनेगा एच के इज इक्वल टू के एच हो जाए, तो देन एच के जी का सब ग्रुप बनेगा। और इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर जी एक अबिलियन ग्रुप है तो फिर इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं होगी। वो इसलिए कि जब जी अबिलियन होगा तो उसके जो एच और के एलिमेंट्स जो एच और के में जाने हैं वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते जाएंगे, तो इसलिए हमें इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही सेटिस्फाई हो रही होगी। इसलिए इसका स्पेशल केस होगा कि जी अबिलियन हो तो फिर एच के ऑलवेज सब ग्रुप बन जाएगा, लेकिन अगर जी अबिलियन ना हो फिर हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और इसके साथ इसका फार्मूला है कि अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना हो एच के का, तो वो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है कि पहले हम एच का ऑर्डर लिखेंगे, के का ऑर्डर लिखेंगे और नीचे उन दोनों के इंटरसेक्शन का ऑर्डर लिखेंगे। अगर हम लेट कर लेते हैं जी का ऑर्डर है एम और एच का ऑर्डर है एन, तो जो एन है वो डिवाइड करेगा एम को, यानी एन डिवाइड्स एम, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लग्रांज के थ्योरम की स्टेटमेंट है। लग्रांज के थ्योरम की स्टेटमेंट में एक और बात है, वो हम जब पढ़ेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने सब ग्रुप को पढ़ लिया इसलिए मैंने बोल दिया कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रुप एम है उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं, अगर N1 है, N2 है, N3 है, इस तरह से जितने भी जो डिवाइजर्स हैं, तो फिर उन सब डिवाइजर्स के ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। यानी N1 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा जी का, N2 का भी होगा, N3 का भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट का ऑर्डर हमारे पास हो 3, तो 1 भी उसका डिवाइज़र है और 3 भी उसका डिवाइज़र है, तो उसके डिवाइज़र 1 का तो E बन जाएगा सब ग्रुप और 3 का ये G खुद बन जाएगा।
लेकिन अगर हम जी लेते हैं ऑर्डर 10 का तो फिर उसका डिवाइज़र 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो 1 आर्डर का तो हमें पता है कि ई बनता है सब ग्रुप, और 10 आर्डर का जी खुद होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि दो तो ऑलवेज होते हैं, एक ई और एक जी खुद, तो वो हो गया 1 आर्डर और 10 आर्डर, बाकी रह गया 2 और 5। तो जी का कोई ना कोई सब ग्रुप 2 आर्डर का भी होगा और 5 आर्डर का भी होगा, तो वो हम खुद से बना सकते हैं, 2 आर्डर का भी और 5 आर्डर का भी। तो इस तरह से जो ग्रुप हैं उनके दो तो ज़रूर होते हैं और दो के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 3 वाले के सिर्फ 2 हो रहे हैं, एक 1 और एक 3 वाला, और 10 वाले के 4 हो रहे हैं। इसी तरह से बाकियों को भी हम चेक कर सकते हैं कि किस ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, और ये तो ज़रूर बन जाएंगे लेकिन इसके अलावा भी बन सकते हैं, यानी एक आर्डर के एक से ज़्यादा ग्रुप भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आर्डर 2 का एक ही बनेगा, आर्डर 2 के एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, आर्डर 5 के एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसलिए सेम आर्डर में कितने सारे सब ग्रुप भी बन जाते हैं। इसलिए इसका मतलब हुआ कि जो ग्रुप होता है उसके काफ़ी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रुप पढ़ते जाएंगे साथ साथ हम देखते जाएंगे कि किस ग्रुप के कितने सब ग्रुप्स हैं और कौन सा ग्रुप किसका सब ग्रुप है। ये था हमारा सेकंड टॉपिक आज का, ग्रुप के बाद सब ग्रुप, जिसमें हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन को देखा और उसकी कुछ एग्जांपल्स किए हैं और उसके टेस्ट पढ़े हैं 3, और उसके बाद कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आज हमने पढ़ा इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और अगर इसमें किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।